नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस पर। जी हाँ, थोड़ा सा अंदाज़ा बदल गया है। अब आपको हम समझाने वाले हैं ये चैप्टर हमारे बहुत ही ज़्यादा शानदार नोट्स में से, प्रीमियम नोट्स में से। हालांकि मैं आपको सिर्फ चैप्टर बताने वाला हूँ। ये हमारे शानदार से नोट्स हैं, नॉलेज फॉर क्यूरियस नाम आपने देख लिया। चैप्टर शुरू करने से पहले एक वादा मैं आपसे करता हूँ, इस वीडियो में आपको इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जी हाँ, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ बताने की मेरी कोशिश है। अगर आपको लगता है कि ये कोशिश सच में पूरी हुई है, ये वादा पूरा हुआ है, तो जब आप वीडियो को पूरा देख लो, लाइक ज़रूर कर देना। पूरा भाई साहब देखना, ये 15 सेकेंड का कोई शॉर्ट नहीं है, कोई एंटरटेनर जोक नहीं मार रहा, कोई डांस नहीं कर रहा है कि आप आधी वीडियो देख लोगे। अगर आप सच में समझना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, इस वीडियो को पूरा देखना, गारंटेड सब कुछ समझ में आ जाएगा। शुरुआत कर रहे हैं हम कहाँ से जनाब? शुरुआत कर रहे हैं हम अबाउट द ऑथर से। जान तो लो किसकी रचना आप पढ़ने वाले हो। आखिर लिखने वाला कौन है? तो लिखने वाला नहीं, लिखने वाली है अनीस जंग, या फिर आप एनीस जंग भी बोल सकते हो। 1964 में इनका जन्म हुआ। इज लिखा है, इसका मतलब ये जिंदा है। एक ऑथर है, एक जर्नलिस्ट है और एक कॉलमनिस्ट है। कॉलमनिस्ट का मतलब होता है जो अखबार में आर्टिकल लिखता हो या लिखती हो। इन्हें जाना जाता है इनकी एक किताब के लिए, जिस किताब का नाम है अनवीलिंग इंडिया। व्हील का मतलब होता है पर्दा या घूंघट। अनवील करना मतलब जब हम किसी चीज के ऊपर से पर्दा हटा दें। पर्दा है, पर्दा, उस तरह का पर्दा हटा दें। इसमें इन्होंने बताया कि यार हमारे यहाँ व्हील जो है, पर्दा सिस्टम जो है, चाहे वो हिंदूज में हो चाहे मुस्लिम्स में हो, उसके बारे में बताया। औरतों से मिली। ऐसी ही इनकी एक किताब 2005 में आई थी जिसका नाम था लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। जी हाँ, ये किताब है। इस किताब में बहुत सारी कहानियां हैं। दो कहानी हम पढ़ने वाले हैं। इस किताब में और भी कहानी है, जैसे एक कहानी है इदरीस नाम के लड़के की। ये लड़का है, इसको किडनैप किया गया, इससे मिर्ज़ापुर में कारपेट इंडस्ट्री में काम करवाया गया। तो मैंने कहा ना, वीडियो को पूरा देखना, ये नहीं कि आपका मन हो जाए और आप इस वीडियो को स्किप करके मिर्ज़ापुर के सीन सर्च करने लग जाओ या मिर्ज़ापुर देखने लग जाओ। ऐसा नहीं करने का, आपको पूरी वीडियो देखनी है। और बहुत सारे बच्चों के बारे में बताया गया जिनको उनके अल्कोहलिक यानी शराब पीने वाले पिताजी ने मारा पीटा था। कुछ लड़कियों के बारे में बताया गया जिनको अब्यूज़ किया गया फिजिकली, और एनजीओस ने उनको बचाया। इनकी किताब के काफ़ी सारे हिस्से एनसीईआरटी क्लास 12th में हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं। अनीस फेमस हैं अपने विविड डिस्क्रिप्शन के लिए, यानी ये बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन करती हैं। चीज़ को ऐसे बता देती हैं जैसे आपकी आंखों के सामने ही कोई चीज़ हो रही हो। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे सामने ही तो हो रहा था ये जो भी बताया जा रहा है। अब आप सोचोगे अंडरलाइन कैसे आ गया? अंडरलाइन मैंने किया है जिस जिस चीज़ का मैंने मीनिंग बताया है। बहुत प्रीमियम नोट्स हैं इंडिया में पूरे ना, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले इतने डिटेल में। तो ये प्रीमियम नोट्स हैं, इसमें मैंने एक एक चीज़ का मीनिंग लिखा हुआ है जो भी आपको कठिन लग सकती है, क्योंकि इस साल ये सिलेबस एमपी बोर्ड वालों के लिए है। एमपी बोर्ड में हिंदी मीडियम वालों के लिए, हमारे हिंदी मीडियम वाले भाई बहन के लिए भी है जिनको हल्की सी वोकैबुलरी में दिक्कत आती है, उस नज़रिए से भी मैंने बनाया है। अगर हम बात करें अबाउट द चैप्टर कि भाई चैप्टर में आखिर है क्या, दो कहानी पढ़ेंगे इस किताब में से, जहां पे हम देखेंगे जो ग्राइंडिंग पॉवर्टी है। अगेन ये जो शब्द है ये एनसीईआरटी के शब्द है। ग्राइंडिंग पॉवर्टी मतलब गरीबी, बहुत गरीबी। ट्रेडिशंस, ट्रेडिशन मतलब जो रस्म चली आ रही है, जो परंपराएं चली आ रही हैं, इन बच्चों को ना गरीबी वाली जिंदगी दे देता है, शोषण वाली जिंदगी इन बच्चों को दे दी जाती है। कंडेम्न जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है कुछ बुरा देना, कोई सजा देना। तो शोषण से भरी जिंदगी इन बच्चों को मिलती है। आइए शुरुआत करते हैं पहली कहानी की। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सब वो मीनिंग्स हैं जो पहले पैराग्राफ में होंगे। ये है पहला पैराग्राफ जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इस तरीके से एक एक पैराग्राफ के मीनिंग दिए हुए हैं नोट्स में। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी कचड़े में मुझे मिल जाता है एक रुपी। रुपी मतलब ऑफ कोर्स इंडियन रुपीस की बात हो रही है यहाँ पर।
अब मैं मतलब कौन? अनीस साहेब से पूछती है, साहेब कौन है? जिस लड़के ने ये डायलॉग मारा, ये कहानी का टाइटल भी है। समटाइम्स, कभी कभी मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है गार्बेज में। साहेब से मैं मिलती हूँ हर सुबह, पिछले कुछ दिनों से मिल रही हूँ। साहेब गोल्ड को स्क्राउंज कर रहा होता है, स्क्राउंज मतलब ढूंढना, गोल्ड को स्क्राउंज कर रहा होता है कचड़े के ढेर में, मेरे पड़ोस में, मेरे पड़ोस में, अनीस के पड़ोस में। स्क्राउंज मतलब ढूंढना। गोल्ड का मतलब क्या है? गोल्ड मतलब यहाँ पे सोना नहीं है, सोना होता तो अमीर लोग ढूंढ रहे होते, गरीब आदमी नहीं। देखो आप सबने देखा होगा, आपके यहाँ पे, आपके शहर वगैरह में आपने पक्का देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो है ना छोटी मोटी चीजें उठाते हैं, जैसे डिस्पोजल की पन्नी उठा लेंगे, प्लास्टिक की बोतल उठा लेंगे, बोतल का ढक्कन उठा लेंगे, उसको वो लोग बेच देते हैं भंगार में। तो बेसिकली भंगार वाले नहीं होते, वो कचड़े में से भंगार ढूंढ रहे होते हैं। साहिब वैसा एक लड़का है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रैग पिकर, रैग पिकर। तो ये ऐसा ही लड़का है, लेकिन यार बच्चा है, बच्चों को तो हर चीज में मजा आता है ना। छोटे बच्चों को तो पोछा लगाने में भी मजा आता है, बड़ों को सजा लगती है पोछा लगाना, छोटे बच्चे उसमें मजा ढूंढ लेते हैं, उनको झाड़ू लगाने में एक्साइटमेंट लगता है, बड़ों को लगता है घर का काम करने में हम गंदे हो गए। तो ऐसा ही इस बच्चे के लिए गोल्ड की तरह है ये, अरे वाह 1 रुपया मुझे मिला, मजा आ गया, इसीलिए गोल्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया है। साहिब के बारे में और बताती है अनीस, कई साल पहले इसने अपना घर छोड़ा था। कहाँ था इसका घर? ढाका। आप सबको पता होगा, ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। 1971 में कुछ हुआ था, क्या हुआ था आगे बताऊंगा, जिसके कारण वहां से लोग यहां पर आ गए थे, इंडिया में भाग कर आए थे। साहिब भी उन्हीं में से एक है। इसको थोड़ा सा भी याद नहीं है अपने घर के बारे में, बच्चा है यार, बचपन में किसको याद रहता है कि क्या था। माँ इसकी बताती हैं कि कई तूफान आए थे जिसमें हमारे खेत और घर तबाह हो गए, और हमने वो जगह छोड़ दी और शहर में आ गए जहां वो अब रहता है। किस शहर में रहता है ये आगे पत्ते खुलते जाएंगे। पैराग्राफ सेकंड के सारे मीनिंग्स ये रहे, पैराग्राफ सेकंड ये रहा। वो फुसफुसाते हुए धीरे से बोलता है, दूर देखते हुए, नजरें चुराते हुए, कुछ और मेरे पास नहीं है। ठीक है, कुछ और मेरे पास नहीं है। अनीस ने क्या पूछा? अनीस ने पूछा था व्हाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो? ठीक है, तुम ये काम क्यों करते हो? इसका जवाब देते हुए वो कहता है, कुछ और है ही नहीं करने को। तो हमने भी बोल दिया भाई साहब, जो अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, देखा होगा आपने, अमीर लोग हमेशा समझ नहीं पाते गरीबी को। हम अमीर लोग हमेशा क्या बोलते हैं, अमीर मतलब मिडिल क्लास लोग, स्कूल चले जाओ। समझ ही नहीं पा रहे भाई क्या स्थिति है उसकी, स्कूल चले जाओ। ठीक है, अनीस ने कह दिया स्कूल चले जाओ, और तुरंत उसे रियलाइज हुआ, यार ये क्या कह दिया मैंने, ये कोई कहने का था मेरा, क्या कह दिया। ठीक है, बहुत ही गलत बोल दिया मैंने, ये तो उसके पास स्कूल है नहीं, मैंने बोल दिया स्कूल चले जाओ। उसने भी यही बोला, कोई स्कूल नहीं है मेरे आसपास, अगर स्कूल होगा तो मैं चले जाऊंगा। अनीस ने थोड़ा सा जोक मारते हुए कह दिया, अच्छा अगर मैं स्कूल शुरू करूं तो तुम आओगे स्कूल में? अगेन वो पूछ रही है जो हो नहीं सकता। ठीक है जी, उसने भी कह दिया एक्साइटमेंट होके, हाँ हाँ हाँ, वो एक्साइटेड हो गया, जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं आऊंगा। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद साहेब अनीस की तरफ भागता हुआ आया और बोला, आपका स्कूल तैयार हो गया क्या? अब आप सोचो कितना बुरा लग रहा होगा, कितना बुरा लगता है जब आपने एक वादा किया, आपको पता है कि वो वादा किया तो निभाना पड़ेगा, पर मैं नहीं निभा सकती या नहीं निभा सकता, लेकिन आप सामने वाले को बोल भी नहीं सकते। तो अनीस ने बोल दिया, बेटा टाइम लगता है स्कूल बनने में, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, वक्त लगता है। और एम्बेरस्ड फील कर रही थी, यार ये कैसा प्रॉमिस मैंने कर दिया, इतना तो पैसा भी नहीं है, न इच्छा है। लेकिन वो सोचती है मेरे प्रॉमिस जैसे न जाने कितने प्रॉमिस इसकी ब्लीक वर्ल्ड में, मतलब गरीबी अंधकार भरी इसकी जिंदगी में, न जाने कितने ऐसे वादे होंगे जो पूरे हो न सके। एक मेरा वादा शामिल हो गया तो क्या हुआ, खुद को दिलासा वो दे देती है अनीस। पैराग्राफ थर्ड। अब कई महीने हो चुके हैं साहिब से मेरी जान पहचान को, मेरी मतलब अनीस की जान पहचान को। फाइनली इतने महीनों के बाद मैंने नाम पूछा और उसने अपना नाम बताया। बताया ऐसे नहीं जैसे हम बताते हैं आई एम भावेश रोहिरा, ऐसे नहीं, ऐलान करते हुए, साहिब आलम मेरा नाम है। साहिब आलम का नाम मीनिंग पता है आपको? उस बच्चे को भी नहीं पता था। साहिब आलम का मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का मालिक। साहिब यानी मालिक, आलम यानी ये पूरा आलम, यूनिवर्स। अब आप सोचो अगर उस लड़के को जो कचरा बीन रहा है
सड़क पे घूम रहा है, उसके दोस्त और वो सब नंगे पैर घूमते हैं। अब आपको पता है नंगे पैर आप कहाँ तक चल लोगे, दिल्ली में धूप भी होती है, दिल्ली की कहानी है ये। तो सुबह आते हैं ये ठंडक में और दोपहर तक गायब हो जाते हैं, जब तक पैर झेल पाते हैं। नंगे पैर आते हैं, कचड़ा बीनते हैं। अब उस लड़के को आप बोल रहे हो साहिब आलम, क्या नाम है, मतलब ये कोई लड़की है जो बहुत ज्यादा चिल्लाती है, शोर करती है। आप उस लड़की से उसका नाम पूछो और नाम निकलता है शांति। क्या फीलिंग आएगी आप सोचो, इतना शोर करने वाली का नाम शांति। कचरा बीनने वाले गरीब लड़का जिसके पास चप्पल नहीं है उसका नाम साहिब आलम। उसको यकीन ही नहीं हो पाएगा अपने नाम पर। ठीक है, बहरहाल उसको उसके नाम का मतलब नहीं पता। अब कई महीने हो चुके हैं, अनीस उन बच्चों से मिलती रहती है, देखती रहती है, रोज आसपास हैं उनके बच्चे। अब एक एक वो पहचानने लग गई है कि किसका नाम क्या है। इसका नाम साहिब आलम है और जो भी वो नाम होगा, पप्पू, चिंटू, मिंटू, वो सब नाम उनको याद हो गए। अब एक दिन पूछ लिया उनने, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो एक लड़का है, ठीक है जी, एक लड़के से पूछा। उस लड़के ने कहा मेरी जो माँ है ना वो शेल्फ से चप्पल उतार के नहीं देती। अब आप गरीबी की इम्तिहान देखो ना, कई बार नहीं होता, गरीब लोग होते हैं, भगवान न करे कभी किसी ने देखी हो या देखनी पड़े, बट कई बार अगर आप गरीबी देखोगे तो कई बार गरीब में जो मॉम डैड होते हैं वो बच्चों को उल्लू बनाना पड़ता है। मॉम डैड को वो ये नहीं बोल सकते कि बेटा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको कुछ और बहाना बनाना होता है। जैसे बच्चा बोले पापा मेले जाना है, अब पापा के पास पैसे नहीं है, तो पापा ये नहीं बोल सकते कि है ना नहीं बेटा पैसे नहीं है, वो बोलेंगे टाइम नहीं है। या फिर बच्चा बोले कि मेरे को ये खिलौना दिला दो, तो पापा को झूठ बोलना होता है कि खिलौना गंदा है, वो ये नहीं बोल सकते कि बेटा बजट से बाहर है। तो ऐसे ही इस बच्चे को इसकी माँ ने ऐसी फुसला के रखा है कि बेटा इस शेल्फ पे, शेल्फ मतलब आला, आम भाषा में इसको क्या बोलते हैं, आला बोलते हैं, पष्टी बोलते हैं, शेल्फ, यहां से बेटा मैं रखे हैं, कभी उतार दूंगी। तो बच्चे को यही झूठ याद हो गया कि माँ के पास है पर माँ उतार के नहीं दे रही है। अब पीछे से एक लड़का है, वो बोलता है अगर माँ ने उतार के दे भी दी ना इसको चप्पल तो भी ये पहनेगा नहीं, इसको है ना नंगे पैर घूमने की आदत है। कई बार बच्चे भी ऐसे होते हैं, आपने देखे होंगे, अमीर अमीर बच्चे हैं, उनके पास भी आप देखो हजारों की चप्पल होती है, नहीं पहनते, टी शर्ट होती है नहीं, ऐसे ही घूम रहे हैं, बचपना भाई साहब। तो दूसरा लड़का कहता है ये उतार देगा। अब होता क्या है, जब उसके बारे में, इस बात के बारे में अनीस कमेंट करती हैं, ठीक है जी, तो ये जो लड़का है ना ये अपने पैरों को पीछे कर लेता है और कुछ कहता नहीं है। जो लड़का है ना जिसने चप्पल नहीं पहनी, क्योंकि क्या पता सच में यही एक्सक्यूज हो। अब एक और तीसरा लड़का है, वो कहता है आई वॉन्ट शूज, मुझे चप्पल चाहिए। ये जो लड़का है ना इसने आज तक कभी चप्पल नहीं पहनी, कभी इसके पास चप्पल जूते कुछ रहे ही नहीं, ओन ही नहीं, मतलब यू कैन से फ्री के मांगे हुए भी इसके पास कभी नहीं रहे। अब अनीस को याद आता है कि यार इस देश में जब मैं घूमी हूं, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हर जगह, साउथ गई है अनीस, उन्होंने बहुत लोगों को देखा है जो बिना चप्पल के घूम रहे होते हैं। कई बार ये गरीबी नहीं होती, कई बार ये ट्रेडिशन होता है कि आप है ना नंगे पैर चलोगे, जैसे मन्नत मानते हैं, या हमारे देश के कुछ राज्य है जहां बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहां पे भी नंगे पैर चलना एक रिवाज बन जाता है, क्योंकि आपको पता है कि यार आप चप्पल जूता पहन के जाओगे उसमें कीचड़ लग जाएगी, तो नंगे पैर घूमो, बाद में पैर धो के अंदर आ जाओ। तो एक ये हो सकता है। अब अनीस सोचती हैं क्या सच में परंपरा है, लॉजिकल रीजन है, या गरीबी है जिसको लोग छुपाना चाहते हैं और एक बहाना बना लेते हैं कि नहीं जी हम तो बिना चप्पल के ही ठीक है। दुनिया में कुछ देश भी है जहां पे चप्पल नहीं है। पैराग्राफ 5। अब इस चप्पल जूते से उनको याद आती है कहानी। कहानी है उडुपी, एक टाउन है कर्नाटका में, वहां की उडुपी नाम का एक टाउन है, उसमें एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था। ये एक मंदिर के पास से गुजरते हुए स्कूल जाया करता था। इसके पिताजी उसी मंदिर के पुजारी थे। ये लड़का कुछ समय के लिए मंदिर पे रोज रुकता था और एक प्रेयर करता था। प्रेयर क्या थी? हे भगवान मुझे एक जोड़ी जूते दे दो। 30 साल बाद, जी हाँ 30 ईयर्स के बाद, जब अनीस उस गांव में दोबारा गई, उस मंदिर पे दोबारा गई, इस बार मंदिर का पुजारी बदल चुका था। मंदिर में अब कोई आता जाता नहीं है, लेकिन अब ऑफ कोर्स आपको पता होगा जो पहले पुजारी जी होते थे वो खाली पूजा पाठ करते थे, थोड़ा बहुत कमाते थे। आजकल जो पुजारी हैं वो
नॉर्मल काम करते हैं, सरकारी काम कर लिया, खेती कर ली, बिजनेस कर लिया, खाद बेच लिया, तमाम काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस बार 30 साल हो चुके हैं। अब जब उस टाउन में गई, मंदिर खाली पड़ा हुआ है, उस मंदिर के जो पीछे हिस्सा है वहां पे एक नए पुजारी जी हैं जो पूजा तो करते हैं, लेकिन इस बार पैसा है। लाल और सफेद कलर की प्लास्टिक की कुर्सियां उनके घर पे है, और उनके यहाँ भी एक छोटा सा बच्चा है, यू कैन से एक बाल गोपाल है। जैसे 30 साल पहले पुजारी के घर पे एक लड़का था, आज भी एक लड़का है। पर ये जो लड़का है, इसके पास एक यूनिफॉर्म है, ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ वो लड़का आता है, सॉक्स पहना हुआ है, शूज पहना हुआ है, हाफते हुए, जैसा बचपन में आपने और मैंने भी किया है कि हम हाफते हुए आते हैं, जल्दी से अपना स्कूल का बैग उतारते हैं, एक फोल्डिंग बेड पर, फोल्डिंग बेड बाहर खाट रखी हुई होती है। अब याद आती है उस बच्चे को देख के वो प्रेयर, कि वो जो लड़का था ना 30 साल पहले, वो लड़का पता है एक और प्रार्थना करता था। जब उसे जूते मिल गए ना, अब गरीबी के इम्तिहान देख रहे हो, हम लोग 1100 के जूते लेने के बाद भी सोचते हैं कि यार 2 साल बाद यार कब तक यही जूते चलेंगे, नया ले लेते हैं। और ये भाई साहब ने इतना तरसा जूतों के लिए, और उसके बाद वो कह रहा है हे भगवान मिल गए, बस मुझसे ये खो ना जाए, ये जूते मेरे पास हमेशा रहे। ये उसकी प्रार्थना थी। देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली, उसे अपने बचपन में चप्पल मिली। 30 साल बाद गांव में जब पुजारी कोई और है, तो भी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि ये बच्चे के पास यूनिफॉर्म है, घर में कुर्सियां हैं, मोजे हैं, जूते हैं, स्कूल जाता है बच्चा, अर्थात इकोनॉमी ग्रो हुई है उस गांव की, उद्दीपी की। यंग बॉयज अब जूते पहनने लगे हैं, यानी इकोनॉमी ग्रो हुई। परंतु अब भी कितने रैग पिकर्स, कचड़ा बीनने वाले लड़के अब भी हैं अनीस के आसपास, जो अब भी बिना जूतों के घूम रहे हैं। गरीबी हर जगह से नहीं गई, कुछ जगहों से गई होती है। अब इन लोगों से इतनी एक्विंटेंस हुई है, इतनी पहचान हुई है, तो इस पहचान की वजह से अनीस जाती हैं सीमापुरी। जर्नलिस्ट हैं भाई साहब, जर्नलिस्ट को होता है जुनून, पता करूं कहाँ से आ रहे हैं बच्चे, कहाँ रह रहे हैं। सीमापुरी कहने को ये जगह दिल्ली की पेरिफेरी पे है। पेरिफेरी का मतलब आसपास है, दिल्ली बोलते हैं वैसे इंग्लिश में, दिल्ली हिंदी में बोलते हैं, मुझे दिल्ली अच्छा लगता है बोलना, दिल्ली मान लो आप। तो दिल्ली के आसपास रहती हैं। एरिया वाइज कितना करीब है ना, पर मेटाफोरिकली अगर आप देखो, अगर आप सुविधाओं के हिसाब से देखो, जमीन आसमान का फर्क है। माइल्स अवे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप दिल्ली में हो या दिल्ली के इतना पास में हो। कहाँ दिल्ली, राष्ट्रपति भवन, बड़े बड़े गार्डन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े ऑफिस, चमकती हुई कारें, कहाँ ये जगह। इस जगह के बारे में आगे आपको बताऊं। ये जगह क्या है, देखो, ये जगह पे वो लोग रहते हैं जो बांग्लादेश से आए थे 1971 में। अगर आपको थोड़ी सी भी हिस्ट्री पता है, 1971 में क्या हुआ था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वॉर। जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, बांग्लादेश पे अत्याचार हो रहे थे, हमने अपनी मित्र वाहिनी सेना को भेजा। बांग्लादेश में एक सेना बनाई गई जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। दूसरी तरफ था पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से हमारी एयरफोर्स की लड़ाई हुई, एक लड़ाई चली 1971 की। उस समय बहुत सारे लोगों पे अत्याचार हुआ, न जाने कितने लोगों को मारा गया, फिजिकली अब्यूज किया गया फीमेल्स को। उस समय बहुत सारे लोग भागे थे और भाग कर आए थे हमारे हिंदुस्तान में और कई जगह पे। तो वो लोग रहने लगे अलग अलग जगह पे। सीमापुरी उन्हीं जगहों में से एक है, और साहेब का परिवार भी उन परिवारों में से एक है। जब वो लोग आए तो सीमापुरी एक वाइल्डरनेस थी। वाइल्डरनेस या विल्डरनेस का मतलब होता है जहां पे कोई रहता नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है। विल्डरनेस तो अभी भी है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई वॉशरूम वाली जो लाइनें होती हैं, सीवेज की लाइन नहीं है, नालियां नहीं है, नल नहीं है, बोरिंग नहीं है। लेकिन अब जगह खाली भी नहीं है, अब लोग रह रहे हैं। इसका मतलब बिल्डिंग नहीं है तो कहाँ रह रहे हैं, छपरे बना के, ठीक है, छपरे में रह रहे हैं, झोपड़ी बना के रह रहे हैं। नालियां नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, पीने का पानी नहीं है, जैसे तैसे रह रहे हैं, पर रह रहे हैं। कितने लोग, 10,000 लोग। कब से, 30 सालों से। ये चैप्टर जब लिखा गया तो ये लिखा गया है 1991 के आसपास। 30 साल हो चुके थे इन लोगों को रहते हुए। कैसे रह रहे हैं, परमिट कोई है नहीं, राशन कार्ड दे दिया गया है, नेताओं ने वोटर लिस्ट पे इनका नाम डलवा दिया। क्यों भाई, सीधी सी बात है, मुफ्त का राशन देंगे और वोट लेंगे, उससे ज्यादा न नेता दे सके न ये कुछ ले सके।
इनके लिए आइडेंटिटी से भी ज्यादा जरूरी जो है वो है खाना, पेट भरा हो ना। क्योंकि देखो सर्वाइवल से ऊपर आदमी सोच पाता है, अब सर्वाइवल तक ही जब सोच सीमित है, मजबूरियां इतनी हैं तो क्या कर सकते हैं। अनीस गई एक इन औरतों के पास, औरतों से पूछा तो औरतों ने क्या कहा, अगर एट द एंड ऑफ द डे, दिन खत्म होने पर हम अपने परिवार को खाना खिला पा रहे हैं और भूख से दर्द हो रहा हो पेट में, अगर उसके बिना मतलब पेट भरा हुआ है, भूख से हमारा पेट दर्द नहीं कर रहा, अगर इतना भी हमको मिल जाता है तो हम यहां रहने को तैयार हैं। समझ पा रहे हो किस हिसाब से रह रहे हैं, जहां आपके पास कुछ नहीं है, नाली नहीं है, वॉशरूम नहीं है, फीमेल्स के लिए कितना बड़ा दर्द होगा, वॉशरूम्स नहीं है, सीवेज नहीं है, छत नहीं है, लेकिन फिर भी रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो हरे भरे खेत जो बांग्लादेश के थे, जहां वॉर चल रहा था, वहां हमें कुछ नहीं मिल सकता, नो ग्रेन, मार दिया जाएगा, नहीं कर पा रहे खेती, बॉम्ब गिराने का खतरा है, तमाम अत्याचार हो रहे थे, तो ये लोग आ गए। ये विमेन फटी हुई साड़ियां पहनी हुई है। जब इनसे पूछा गया अनीस के द्वारा, क्या खूबसूरत से तुम खेत नदियां छोड़ के आए हो, तब उन्होंने ये जवाब दिया था कि इससे अच्छा हम यहां रह ले जहां हम जिंदा रह पाए, कम से कम भूखे तो नहीं मर रहे ना। अब ये अगेन मैंने आपको बताया, इंडिया में इससे डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा। अब मैंने इसमें क्या एक तड़का लगाया है, तड़का है कि इस माइग्रेंट वाली फीलिंग को आप है ना पोइट्री से समझो, ठीक है। तो इंडिया के एक बहुत ज्यादा फेमस शायर हैं जिनका नाम है मुनव्वर राणा साहब, इनकी ये शायरी है, आप जरूर सुनिएगा। ये रिलेटेड है माइग्रेंट से। तो मुहाजिर एक शब्द है जो माइग्रेंट को कहा जाता है। जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो जो मुस्लिम्स इंडिया से जाते थे पाकिस्तान में रहने, उनको कहा गया मुहाजिर। तो एक माइग्रेंट वहां के लोकल लोगों से क्या बोलेगा, वो बोलेगा मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है उतना हम छोड़ आए हैं, नई दुनिया बसा लेने की एक कमजोर चाहत में पुराने घर की दहलीजों को सूना छोड़ आए हैं। महसूस कीजिएगा एक दर्द, माइग्रेंट का दर्द क्या होता होगा। पकाकर रोटियां रखती थी माँ जिसमें सलीके से, निकलते वक्त वो रोटी की डलिया छोड़ आए। डलिया मतलब बास्केट जिसमें गर्म रोटियां रखती थी माँ। जल्दबाजी में आप भागते हो तो बस भाग ही सकते हो, सब कुछ नहीं ला पाते हो। यकीन आता नहीं लगता है कच्ची नींद में शायद, हम अपना घर गली अपना मोहल्ला छोड़ आए हैं, सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते थे वहाँ जब थे, दिवाली छोड़ आए हैं, दशहरा छोड़ आए हैं। ये मुनव्वर साहब ने लिखी थी माइग्रेंट पर, तो मैंने सोचा आपको सुना दूं, आगे भी ऐसी डिस्कशन होगा। आते हैं 7, पैराग्राफ 7। अब इनकी हालत यह है कि जब भी इनको खाना मिलता है, खाना मिलने का मतलब है कि जहां इनको लगता है कि यार रोजी रोटी मिल जाएगी, भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा, उधर ही अपने टेंट लगा लेते हैं और वही टेंट इनके ट्रांजिट होम्स बन जाते हैं, टेम्पररी होम्स बन जाते हैं। बच्चे इन्हीं में बड़े होते हैं। देखो ये देश के लेवल पे है भाई, कोई ग्वालियर में जा रहा है, कोई इंदौर में जा रहा है, कोई दिल्ली में जा रहा है, कोई भोपाल में जा रहा है, पूरे देश भर में भाग रहे थे, दुनिया भर में भाग रहे थे बांग्लादेश के लोग। तो जहां मिल जाता है वहां टेंट लग जाता है, वहीं पे बच्चे बड़े रहते हैं, साल साल रहने लगते हैं, साथ में सीखते हैं सरवाइव करना। सरवाइव करने का मतलब क्या है, कचड़ा बीनना। इतने साल हो गए इनको कचड़ा बीनने में कि वो एक कला बन गया है। जैसे कुछ लोगों के लिए, कुम्हारों के लिए मिट्टी के मटके बनाना कला होती है, दिए बनाना कला होती है, सुनार के लिए सोना बनाना कला होती है, मेरे लिए पढ़ाना एक कला है, इन लोगों के लिए कचड़ा बीनना एक कला है। कोई मुझे बोलेगा मैं कचड़ा नहीं बीन पाऊंगा इतनी स्पीड में, ये बच्चे कचड़ा बीन लेंगे। मैं नहीं पहचान पाऊंगा कि स्टील है कि टिन है, ये पहचान लेंगे। तो गार्बेज इनके लिए गार्बेज नहीं है, गोल्ड है। डेली ब्रेड मतलब होता है रोजी रोटी है इनकी। सर के ऊपर छत है, लीकिंग हुई तो क्या हुआ, छत लीक होती है पर छत तो है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग भाई। एक बच्चे के लिए और ज्यादा है, बड़ों के लिए क्या है, साहब रोजी रोटी चल जाती है कचड़े से हमारी, इनके लिए नहीं है। साहेब क्या कहता है, मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है गार्बेज में, कभी कभी 10 रुपए का नोट होता नहीं है, कभी कभी कचड़े में पैसे गिर जाते हैं अपने, कई बार ऐसा होता है। तो वो कहता है कभी कभी 10 रुपए का नोट मिल जाता है। उसकी आंखों में चमक थी। उसके लिए कचड़ा वो नहीं है जो हमारे और आपके लिए है। इसके लिए कचड़ा मतलब एक
वंडर से भरी हुई चीज है। जैसे हम इनाम खेलते हैं ना कि क्या मिला, पेटीएम पे कैशबैक क्या मिला, कचड़ा बीनने वाले इस लड़के के लिए वो उसका कैशबैक है। कचड़ा बीनते हुए मुझे क्या कैशबैक मिला, 1 रुपया मिला कि 10 रुपये मिला। जैसे हमको पेटीएम और फोन पे या जो भी होता है स्क्रैच करके मिलता है कैशबैक, ये वैसा हाल है। ये आपके लिए भी है। जैसे अगर आपको कोई चांदी का सिक्का मिल जाए, आप कितने भी अमीर हो, कचड़े में, आप भी कचड़े को ढूंढोगे, क्योंकि चांदी के सिक्के की कीमत हजारों में है। 1 रुपया 10 रुपया आपके लिए मेरे लिए वो मायने नहीं रखता। चांदी के सिक्के के चक्कर में हम ढूंढने लग जाएंगे। एक उम्मीद है कि और मिल सकता है। इन बच्चों के लिए गार्बेज का अलग मीनिंग है, माँ बाप के लिए अलग मीनिंग है। बच्चों के लिए गार्बेज वंडर में भरा हुआ है, वही सरप्राइज। ठीक है, कुछ सरप्राइज मिलेगा, जैसे स्क्रैच करते हैं हम लोग कि क्या कैशबैक मिला है। बड़ों के लिए एक सर्वाइवल है, बड़ों के लिए सिर्फ एक जरिया है। मीन्स मतलब होता है जरिया, जरिया है जिंदा रहने का। अब एक सुबह की बात है, सुबह थी सर्दियों की। मैंने मतलब अनीस ने देखा, साहिब, एक पड़ोस का जो क्लब है, क्लब मतलब जहां पे लोग गेम खेलते हैं, बेसिकली क्लब हाउस, उसका दरवाजा है फेंस किया हुआ है, यानी जहां तारें लगी हुई होती है ना, वहां साहिब खड़ा हुआ है। 2 लड़के हैं अंदर जो वाइट कपड़े पहन के टेनिस खेल रहे हैं। ये फुसफुसाते हुए बोलता है, मुझे ये गेम बहुत पसंद है। जब कोई नहीं होता ना, तो जो चौकीदार है ये मुझे जाने देता है, झूला झूलने देता है। साहिब ने आज जूते पहने, वो वाले नहीं, 1100 2,500 वाले, वो नहीं। इसने जूते पहने हैं जो टेनिस के शूज होते हैं, लेकिन मैच नहीं कर रहे। मैच क्यों नहीं कर रहे? इसकी जो शर्ट और शॉर्ट्स हैं, शर्ट और शॉर्ट्स मतलब निक्कर, उसका कलर उड़ा हुआ है। और ये जो जूते हैं वो बताता है कि मुझे किसी और ने दिए हैं। ये किसी अमीर लड़के के जूते हैं जिसको एक छेद था उस जूते में, इसकी वजह से उस लड़के ने छोड़ दिया कि ये मैं नहीं पहनूंगा। और यहां इस लड़के के लिए तो भाई साहब ख्वाब सच हो गए। समझ रहे हो, ख्वाब सच हो गए कि ये जूता मुझे मिल गया। और हम अमीर लोग, हम मिडिल क्लास लोग, हम छोड़ देते हैं जूते को। लेकिन ये जो गेम देख रहा है ना, ये इसकी रीत से बाहर है, ये गेम इसकी औकात से बाहर है, इसको खेलने को नहीं मिलेगा। एक चीज सीख लेना, आप जिस चीज को नकार रहे हो ना कि इसमें क्या है, ये मैं नहीं खाऊंगा, ये दाल अच्छी नहीं है, इसमें नमक कम है, फेंक दो इस खाने को। या कई बार हम खाना वेस्ट कर लेते हैं, कपड़े जरा से खराब होते हैं, हम फेंक देते हैं, मजा नहीं आ रहा, ये मुझे कलर पसंद नहीं आया, फेंक दो इसको। किसी के लिए वो ख्वाब है, ठीक है, किसी के लिए वो ख्वाब है जिसको आप नकार देते हो, छोड़ देते हो। तो कदर करना सीखो चीजों की। अब फाइनली इसका जो इस पहली स्टोरी का जो आखिरी पैराग्राफ है वो क्या है? इस सुबह, जिस दिन ये कहानी लिखी जा रही है, इस सुबह साहिब जा रहा था मिल्क बूथ पर। मिल्क बूथ का मतलब है, बूथ आपने देखा होगा, छोटी छोटी दुकानें होती है, वो देखा होगा आपके यहाँ पे भी होंगी, जहां बिस्किट बिकता है, ब्रेड बिकती है, दूध बिकता है। बहुत बड़ी दुकान नहीं होती, छोटी छोटी दुकानें होती है रोड के साइड में, पान के गल्ले जैसी। इसके हाथ में स्टील की डोलची है, कनिस्टर मतलब डोलची। उसने बताया ये नीचे आप सड़क पे जाओगे ना आगे, और तो एक चाय का स्टॉल है, मतलब चाय का टपरा है बेसिकली, उस पर मैं काम करता हूँ। टपरा या चाय की दुकान आप कह सकते हो। इशारा करते हुए बताता है, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और जितना भी मुझे खाना चाहिए, जितना भी होता है 2 वक्त की रोटी, वो मिल जाती है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें ये नौकरी पसंद है? सेटल हो गया भाई साहब, प्लेसमेंट हो गया। तो उसके चेहरे से मैंने ये क्यों पूछा, देखो उसके चेहरे से जो उसकी एक बेफिक्री थी ना, वो गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था इसके हाथ में ये जो स्टील कनिस्टर है, जो डोलची है, वो उसके लिए ज्यादा भारी है। और वो जो कंधे पे कचड़े का ये यू कैन से बोरी लेके घूमता था या थैला लेके घूमता था कचड़ा बीनने वाला, वो हल्का था। क्यों? वो बैग अपना था, डोलची पराई है। समझना, आप कितना भी पैसा कमा लो, खुद का मालिक होने का जो मजा है वो किसी की नौकरी में नहीं आता। ये एक फेमस डायलॉग है ना कि दूसरे के लिए 8 घंटे काम करने से अच्छा है खुद के लिए 16 घंटे काम करो। जैसे मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, तो रात को मैं कितनी भी देर बाद कर रहा हूं या फिर मैं 10-12 घंटे काम करने के बाद कर रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं किसी की नौकरी कर रहा होता, जबरदस्ती कोई मुझे टारगेट कर रहा होता कि आपको वीडियो बनाना पड़ेगी, नहीं तो आपके पैसे नहीं मिलेंगे, तो मुझे आलस आता कि यार सुबह से 12 घंटे काम किया, आप कौन रिकॉर्ड करेगा। पर मैं अपना काम कर रहा हूं तो मुझे आलस भी नहीं आ रहा।
तो अपना काम करने का मजा अलग ही है। बहरहाल इस बच्चे ने अपनी आजादी खो दी, खुद का मालिक होने का सुख खो दिया। तो आइए इसी पर यार एक और पोएट्री सुन लेते हैं, मजा आ जाएगा जी आपको। ये पोएट्री हमारे ग्वालियर के एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म है बहुत ही फेमस, उसके ओनर ने लिखी है, बेसिकली उसके यू कैन से फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ने लिखी है। पर मजा आ जाएगा, आप इसकी फीलिंग समझ पाओगे। फीलिंग क्या है? कल जब बचपन मिला था मुझको, ठीक है, कल जब बचपन मिला था मुझको, लल्लन की दुकान पर बना रहा था चाय वहां वो खूब मसाला डालकर। कह रहे थे लल्लन मियाँ बहुत गरीब बचपन है, मतलब लल्लन मियाँ जो थे दुकानदार वो कह रहे हैं बहुत गरीब बचपन है। लालच दे देते हैं इसको, रोज के 55-56 है कि भाई 55-56 उसको रुपए दे दिए जाते हैं। परे समझ से बात लगी तो हमने पूछा लल्लन जी बचपन कब गरीब हो गया, कब हुआ ये लालची? थोड़ा हिचके लल्लन भैया बोले अपने काम कर, बचपन थोड़ी चाय तो लाकर दे दे इनको छान कर। स्वाभिमान के ग्लास में थोड़ी बचपन ने फिर चाय पिलाई, ठीक है, स्वाभिमान के ग्लास में थोड़ी बचपन ने फिर चाय पिलाई। बचपन के सपने उबाल कर जोड़ी उसने पाई पाई। कहीं हाथ थे जले हुए, चोट लगी थी मान पर। कल बचपन जब मिला था मुझको लल्लन की दुकान पर। बहुत सरल सी भाषा में फिर बचपन ने बचपन को देखा, बहुत सरल सी भाषा ने फिर बचपन ने बचपन को देखा। एक अमीर था एक गरीब था, किस्मत का सब जोखा लेखा, किस्मत का सब जोखा लेखा। देख रहे थे दोनों ही फिर एक दूजे को घड़ी घड़ी, देख रहे थे दोनों ही फिर एक दूजे को घड़ी घड़ी। एक के सपने टूट रहे थे, एक की बातें बड़ी बड़ी, एक के सपने टूट रहे थे, एक की बातें बड़ी बड़ी। देख हकीकत फिर बचपन की, आंख में आंसू आए थे। सपने किसके सच होंगे ये समझ नहीं वे पाए थे। फिर अमीर बचपन ने सच्चाई से था परहेज किया, और गरीब ने सौदा करके 55 में दिन बेच दिया। सब चुप थे, आकाश मौन था। वैसे इसके राइटर का नाम है मिस्टर आकाश अरोड़ा। आकाश मौन था सत्य को पहचान कर। कल जब बचपन मिला था मुझको लल्लन की दुकान पर। तो ये देखो यार, तड़का लगाने का एक तरीका होता है। इंग्लिश तो पढ़ ही रहे हो, इमोशन आपके साथ में रहेंगे तो आप बेहतर तरीके से मार्क्स ला पाओगे, लिख पाओगे। इसीलिए मैंने ये ऐड किया। आई होप आपको ये जो मेरा कॉम्बिनेशन है पसंद आ रहा है। भाई चैट बॉक्स में जरूर लिखना अब तक बने हुए हो। सेकंड स्टोरी भी निपटा लेते हैं, क्योंकि जब वीडियो पार्ट में बनती है ना तो आपके लिए दिक्कत होगी, मुझे तो मजा आएगा। ठीक है, जितनी बार वीडियो के पार्ट बनेंगे उतना ज्यादा एड रेवेन्यू मुझे मिलेगा, पर मेरे लिए मेरे एड रेवेन्यू से ज्यादा जरूरी है आपका कंफर्ट। और बच्चों को कंफर्टेबल नहीं होता जब 2 पार्ट में वीडियो आती है, इसीलिए मैं एक पार्ट में ही अगली कहानी भी निपटाने जा रहा हूं। अर्थात हम सेकंड स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड स्टोरी कहां से शुरू होती है समझिएगा। सेकंड स्टोरी शुरू होती है एक डायलॉग से। जैसे वो एक डायलॉग था ना, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, वैसे ही एक और डायलॉग है। डायलॉग है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूं। कौन है ये डायलॉग देने वाला, कौन है सुनने वाला? सुनने वाला किरदार वही है अनीस, बोलने वाला किरदार नया है। बोलने वाले किरदार का नाम है मुकेश। मुकेश कहता है मैं खुद का मालिक बनूंगा, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, गैराज खोलूंगा। वैसे गैराज हम लोग बोल देते हैं आम भाषा में, सही प्रोनाउंसिएशन होता है गैरेज। गैरेज खोलूंगा। वो भी अनाउंस करता है मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, बहुत जोश में कह रहा होता है। अब मैंने पूछ लिया जानते हो कुछ कार के बारे में? वो कहता है नहीं, मैं सीख लूंगा। आंखों में देख के बोलता है नहीं, इसकी सीख लूंगा। उसका ये जो ख्वाब है ना, ये एक मिराज की तरह लगता है। मिराज मतलब एक भ्रम, इंद्रजाल। जैसे रेगिस्तान में हमको पानी दिखता है पर होता नहीं है, तो ये कहाँ दिखता है? ये मिराज जो है ना, ये है फिरोजाबाद की धूल भरी सड़कों के बीच। जी हाँ, मुकेश है फिरोजाबाद से। आप सब भारतीय हो, हिंदी बोलने वाले हो, आप सब ने मिराज या जो फिरोजाबाद शब्द है सुना होगा। फिरोजाबाद से आती है मैक्सिमम चूड़ियां, जो आपकी मॉम ने पहनी होगी, आपकी दीदी ने पहनी होगी, भाभी ने कभी पहनी होगी।
फिरोजाबाद से आती हैं ज्यादातर चूड़ियां। फेमस है ऑफ कोर्स बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद, ठीक है जी। फिरोजाबाद में हर अदर फैमिली, मतलब हर दूसरा परिवार आप देखोगे तो इसी काम में लगा हुआ है। इंडिया की जो कांच की इंडस्ट्री है उसका सेंटर है फिरोजाबाद। कई परिवार ने पीढ़ियां बिताई हैं, मतलब अगर आप किसी बच्चे को पकड़ोगे, बोलोगे पापा क्या करते हैं, चूड़ी बनाते हैं, तू क्या करता है, चूड़ी बनाता है, दादा ने क्या किया, चूड़ी बनाते थे, परदादा क्या करते थे, चूड़ी बनाते थे, परदादा के दादा क्या करते थे, चूड़ी बनाते थे, परदादा के परदादा क्या करते थे, चूड़ी बनाते थे। कई पीढ़ियां बीत गई हैं ये काम करने में, क्या करने में, कांच के टुकड़े लो, उसको जोड़ो, उसकी चूड़ी बनाओ, उसकी पॉलिशिंग करो। ऐसा लगता है हिंदुस्तान की सारी चूड़ियां या हिंदुस्तान की सारी औरतों के लिए यही चूड़ी बनती हो। अब मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक है। किसी को ये नहीं पता कि इलीगल है, इतनी गर्म भट्टी के पास बच्चों से काम करवाना इलीगल है। ऐसी कोठरियों में, ऐसी भट्टियों के पास में जहां हवा नहीं है, जहां लाइट नहीं है, अगर कानून लागू हो गया ना, ये 20,000 बच्चे जो हैं ये बच जाएंगे। इन 20,000 बच्चों की आंखें बच जाएंगी। आंखें, आंखें क्यों, समझना। जब ये बच्चे काम कर रहे होते हैं ऐसी जगह जहां हवा नहीं है, रोशनी नहीं है, टेम्परेचर बहुत हाई है, हमारी आंखें बहुत नाजुक होती है, ठीक है, बहुत नाजुक है। हमारे जिस्म का जो हिस्सा सबसे नाजुक है वो होती है हमारी आंखें। मॉइस्चर चाहिए होता है, ज्यादा हीट से मॉइस्चर खत्म होता है, इसीलिए आप देखोगे कि बहुत ज्यादा स्क्रीन भी जब हम यूज करते हैं, पलके नहीं झपकाते, तो आंखों को दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। तो इन बच्चों का हाल यही है, आग के पास में इतनी देर जब काम करेंगे तो क्या होगा, और वो भी अंधेरे में। जब आप काम करते हो आंखें बहुत कमजोर होती हैं, तो इन बच्चों की आंखों की रोशनी चली जाती है। 20,000 बच्चे हैं, अगर कानून लागू हो जाए बच सकते हैं, मगर किसी को ये पता ही नहीं है कि कुछ कानून भी होता है ऐसा, और ये सब गैर कानूनी चल रहा है जो चल रहा है, बस चलता है वाला एटीट्यूड है। मुकेश की आंखों में एक चमक थी जब वो मुझे यानी अनीस को लेकर जाता है और बताता है बहुत ही गर्व के साथ, हमारे घर का रेनोवेशन हो रहा है, मुझे वो अपने घर ले जाता है। हम बदबूदार सड़क उतरते हुए, कचड़े से भरी हुई नालियां, सड़कें उनके पास होते हुए इसके घर पे जा रहे हैं। आसपास जो घर हैं वो बहुत ही झोपड़ियां हैं, दीवारें इतनी कमजोर कि मानो हिल जाएंगी, दरवाजे हमारे घर के दरवाजे की तरह नहीं, आजकल तो हो गया टिंग टोंग कैमरा और ये सब, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे दरवाजे नहीं है, बस वो उठा के दरवाजा लगाना पड़ता है ना, वैसा है। कोई खिड़कियां नहीं है, जानवर और आदमी साथ में रह रहे हैं, जैसे प्रीमिवल जो स्टेट होती थी, आदि मानव जैसे रहा करते थे जानवरों के साथ, उस स्थिति में रह रहे हैं। मान लो भेड़ बकरी पली है, कुत्ता घर के पास में ही रह रहा है, देखा ना, मतलब जंगली कुत्ता है वो रह रहा है, बच्चे खेल रहे हैं कुत्तों के साथ, भेड़ बकरियों के साथ, समझ में नहीं आ रहा आदमी कैसे रह रहा है आखिर। ऐसा ही एक घर था जिस घर के हम पास में गए, और जो मुकेश है जो मुझे घर ले गया, ये क्या करता है, एक ठक ठक करता है एक दरवाजे पर और पैर से एक दरवाजे को खोल देता है। ये घर है मुकेश का। अब हम जाते हैं एक आधे बने हुए शेक, मतलब जिसका रेनोवेशन हो रहा है, ऐसी एक झोपड़ी में। इस झोपड़ी का एक हिस्सा जो था उसकी छत थी सूखी घास वाली, झोपड़ी वाला सीन है पूरा। नीचे एक चूल्हा जल रहा है, इस चूल्हे पर रखा हुआ एक बर्तन, बर्तन में गरम गरम शायद उबलती हुई पालक के पत्ते हैं, सबने खाया होगा, अच्छा होता है, आयरन होता है उसमें, सर्दियों में तो खाना भी चाहिए। सड़क पे परात रखे हुए यू कैन से एल्यूमिनियम के, ठीक है, एल्यूमिनियम बोल दो, एल्यूमिनियम बोल दो, उसके परात, परात आप सबको पता होगा, बड़ी प्लेट को हिंदी में बोलते हैं परात। परात रखे हुए हैं, सब्जी कटी हुई रखी हुई है। खाना कौन बना रहा है, मुकेश की भाभी है, एक पतली सी यंग वुमन है, मतलब एक ज्यादा उम्र इनकी है नहीं, ठीक है, आप कह सकते हो 18 से 22 साल की उम्र की एक लड़की है, बहुत ही पतली दुबली सी कमजोर सी एक लड़की है, चूल्हे पे खाना बना रही है, पूरी आंखों में धुआं भरा हुआ है, आंसू आ रहे हैं, लेकिन दिल में वो इज्जत है, अतिथि देवो भव, वो संस्कार कहाँ जाएंगे। तो मुस्कुरा के स्वागत होता है अनीस का। लड़की से बात होती है, लड़की मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, अर्थात घर की बहू है। उम्र ज्यादा नहीं है पर घर की बहू की जिम्मेदारी इसके पास है। घर में और कौन है, घर में 3 जेंट्स हैं, मुकेश, मुकेश का बड़ा भाई और मुकेश के पिताजी। जब मुकेश के पिताजी अंदर आते हैं तो जैसा कि होता है आम घरों में, हिंदुस्तानी घरों में, ये जो बहू है ये पहले चले जाती है टूटी हुई दीवार के पीछे, घर का काम चल रहा है क्योंकि
दीवार के पीछे और घूंघट कर लेती है, मतलब घूंघट को चेहरे के और पास में ले आती है। रिवाज है जैसा कि घूंघट करने का, कि भाई जो भी पुरुष होते हैं बड़े, उनके आगे घूंघट करना होता है। इस केस में बड़ा कौन है? मुकेश के पिताजी कौन है? एक बहुत ही ज्यादा गरीब चूड़ी बनाने वाले। इतने साल इन्होंने काम किया, पहले ये टेलर थे, बाद में आसपास चूड़ियां ही बन रही है तो चलो चूड़ी बनाने का काम कर ले। इस पूरे टाइम में इतनी मेहनत करके इन्होंने क्या किया है? ये घर का रेनोवेशन नहीं करवा पाए, तब नहीं हुआ था रेनोवेशन। बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाए, सिर्फ एक काम कर पाए, बच्चों को वही सिखा पाए जो खुद किया है, चूड़ी बनाना, और कुछ नहीं कर पाए। मुकेश की दादी से जब अनीस ने पूछा कि ये क्या है, आपका क्या व्यू है, तो उन्होंने बहुत सिंपल आंसर दिया कि देखो यार, इसका कर्म है। वो ये मानती है कि हमारा कर्म है, हमारा भाग्य है। दादी ने पता है खुद क्या देखा है इसकी, मुकेश की दादी ने, मुकेश के जो दादाजी थे, पूरी उम्र उन्होंने क्या किया था, जो चूड़ियां थी उसको पॉलिश करते थे, उससे धूल निकलती थी, कुछ प्रिकॉशन नहीं थे, चश्मा पहने या ऐसा कुछ, अंधे हो गए थे। उन्होंने भी अपने आंखें खोई थी। वो ये कहती हैं कि भाई भगवान की दी हुई लाइनेज है, तुम गरीब पैदा हुए हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम वहां उस जाति में पैदा हुए हो जहां चूड़ियां बनाना पड़ती है, चूड़ियों के अलावा कुछ देखा नहीं है। घर में चूड़ी, आंगन में चूड़ी, हर दूसरे घर में चूड़ी, हर दूसरे आंगन में झूड़ी, चूड़ी बेसिकली, हर सड़क पे चूड़ी, हर तरफ आपको क्या मिलता है? चूड़ियों के छल्ले, सुनहरे रंग की, हरे रंग की, नीले रंग की, पिंक, पर्पल, इंद्रधनुष के जितने रंग हैं सब रंगों की चूड़ियां फिरोजाबाद में आपको मिलती हैं। कहाँ रखी हुई हैं? ऐसे ही रखी हुई है आंगन में, अनकैम्प्ड यार्ड्स, कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा, ठेलों पे हैं। बच्चे जो हैं वो पतली गलियों में, इस झोपड़ियों से भरे हुए शहर में चला रहे हैं वो ठेले। क्या गरीबी है यार, आप देख सकते हो। अब इन्हीं ये जो डार्क हटमेंट्स हैं, मतलब ये जो अंधेरे से भरी हुई झोपड़ियां हैं, इन्हीं के किनारे जलती है क्या? बहुत सारे दिए, लोग बैठे हुए होते हैं, दिए जल रहे होते हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके माँ बाप हैं, सब साथ में काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? कांच के टुकड़े लो, जोड़ो, चूड़ी बनाओ। इनकी आंखों को भाई साहब अंधेरा देखने की आदत हो गई है, रोशनी देखने को नहीं मिलती। दिन को काम कर रहे हैं तो भी घर के अंदर कर रहे हैं, लाइट ज्यादा है नहीं, ठीक है, नॉर्मली काम करना पड़ रहा है, जैसा तैसा हो पा रहा है, तो काम चलाओ बेसिकली। इसलिए कई बार 18 साल की उम्र से पहले ही ये जो बच्चे होते हैं, ये बेचारे आंखों की रोशनी को बुरी तरह खो चुके होते हैं, बहुत मुश्किल से काम चल रहा होता है। एक लड़की की कहानी आती है ऐसी ही, सविता, छोटी सी लड़की है, ठीक है, मतलब यू कैन से टीनेजर गर्ल है, एक यंग गर्ल है, एक ड्रैब पिंक ड्रेस, मतलब फेड हो चुका है कलर, सस्ती वाली पिंक ड्रेस पहनी है, बुजुर्ग औरत के पास में बैठी हुई है और ये काम कर रही है। काम इतनी फुर्ती में कर रही है जैसे मान लो मशीन काम कर रही हो, टक 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 जोड़े जा रही है टुकड़े। इसे ये पता ही नहीं है जिस चूड़ी को ये बना रही है उसमें क्या पवित्रता है, कितना शुभ होती है वो, ठीक है। सुहाग, वो क्या था ना एक डायलॉग, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वैसे ही इस केस में है कि चूड़ी की कीमत तुम क्या जानो सविता दीदी। ये वो हाल है, उसको नहीं पता कि औरत का सुहाग होता है चूड़ी, ठीक है, शादी की पवित्रता होती है चूड़ी, उसको नहीं पता। वो बेचारी बस बनाए जा रही है। पता चलेगा उसको, कब पता चलेगा? एक दिन जब वो भी लाल जोड़ा पहनेगी, उसके हाथ में भी हैना, हैना यानी मेहंदी होगी, ठीक है, उसके हाथों में भी वो लाल लाल चूड़ियां होंगी एक दिन जब वो दुल्हन बनेगी। ठीक उसी तरह जैसे इसके पास बैठी हुई ये बुजुर्ग औरत, ये भी तो कभी दुल्हन बनी थी, आज भी हाथों में चूड़ियां तो है, ठीक है, हालांकि आंखों में रोशनी नहीं बची। वो जो औरत है ना बूढ़ी, उससे बात की तो वो औरत बताती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, दोबारा बोलूंगा ऐसे में, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। भाई साहब इतनी गरीबी, आज तक पेट भर के खाना नहीं खाया। शेर क्या होता है ये देख लो आप, शेर हिंदी में एक शब्द है, इसका मतलब होता है 0.93 kg। यहां इसका मतलब है कि इतना पेट भर के खाना आज तक नहीं खाया। भाई साहब दुख के साथ बोल रही है, पूरी जिंदगी हो गई पेट भर के खाना नहीं खाया। हम तो आप देख रहे हो खाना फेंक देते हैं ऐसे ही कि नमक नहीं है और ये है वो है। दुनिया में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने आज तक पेट भर के खाना नहीं खाया, बुढ़ापे में जब जिंदगी खत्म होने वाली है और तुम खाना फेंक रहे होते हो ऐसे।
बहरहाल वापस आते हैं। तो इसने पूरी जिंदगी नहीं खाया, इसे मिला क्या है पूरी जिंदगी पर? इसका पति है, इसके पति से बात की, उसकी बहुत लंबी दाढ़ी है, बुजुर्ग आदमी है। वो कहता है मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं आता, पूरा जिंदगी मैंने बस एक काम किया है, एक घर बना पाया हूं रहने के लिए। मुकेश के पापा ये नहीं कर पाए थे, याद रखना। उसको सुन के लगता है यार बहुत बड़ा काम कर दिया, लोगों ने जिंदगी भर काम करके घर नहीं बनाया, ये भाई साहब ने घर बना लिया, सर पे एक छत ले आया। बड़ों में, बच्चों में, सब में ये एक ही चीज है, पैसों की कमी है। पैसा किसी पे है नहीं, चूड़ी बनाने के अलावा कुछ कर नहीं सकते, खाने को पैसा नहीं है, हर घर में बस चूड़ी चूड़ी चूड़ी, ऑब्सेशन बन गया है ये चूड़ी। जो जवान लोग हैं ना, उनमें भी सेम दुख है बड़ों वाला, ये नहीं होना चाहिए था। जवान लोग जो होते हैं उनमें हमेशा एक उत्साह देखने को मिलता है, कुछ नया करने की चाहत होती है कि हम हालात बदल देंगे, फर्क बहुत कर लिया, अब फर्क लाना है, हालात बदल देंगे, कुछ नया लाएंगे। जवान लोग जो होते हैं उनकी लाइनें क्या होती हैं, आप देखोगे कि मत देखो अपने हाथों की लकीरों को, इनसे बहुत आगे जाना है तुम्हें, कि कितनों को सुधारना है तुम्हें, कितनों को रास्ते पे लाना है तुम्हें। यहां लाइन क्या है, ठीक है, कि जो होता है भगवान ही करता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो वो सेम बड़ों वाला दुख बच्चों में भी है। कुछ फिरोजाबाद में बदला नहीं जैसे दुनिया में बदला, दिल्ली बाकी के शहर बदल गए, मुंबई डेवलप हो गया, उडीपी डेवलप हो गया, यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां बच्चों ने इतनी मेहनत कर रखी है, इतना टॉर्चर हो चुका है कि जो सब सोच सकते थे, ख्वाब देख सकते थे, वो सब खत्म, सब कुछ खत्म, कुछ नहीं बचा। तो मैंने उनसे कहा कि तुम एक क्यों नहीं हो जाते, मतलब ग्रुप बनाओ, संगठन बनाओ, पैसे मांगो, अपनी आवाज उठाओ कि हमारे पास पढ़ाई क्यों नहीं है, हमें इतनी कम मजदूरी क्यों मिलती है, कुछ तो कारण होगा। आखिर कोई गरीब क्यों होता है? अमीर की गलती की वजह से। गरीब इसलिए नहीं कि भगवान ने गरीब बनाया, गरीब इसलिए कि वो अपने लिए लड़ नहीं रहा और अमीर उसको लड़ने दे नहीं रहा। तो वो लोग कहते हैं अगर हम एक हो गए तो पुलिस हमें मारेगी, होता है कई बार, ठीक है, पुलिस इतनी अच्छी भी नहीं होती। कई बार जब लोग आवाज उठाते हैं तो जो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट मिडिल मैन है यानी बिचौलिया हैं, वो पुलिस के साथ मिल जाते हैं, पुलिस उनके साथ मिल जाती है, पुलिस झूठा केस लगा के फंसा देती है लड़कों को। तो इनको डर है कि पुलिस हम पे झूठा इल्जाम लगा के हमें जेल में डाल देगी। कोई लीडर भी नहीं है, जैसे अगर आपने आर्टिकल 15 मूवी देखी होगी तो आप समझ पाओगे, लीडर चाहिए होता है। कोई लीडर नहीं है जो इनकी सोच को बदल पा रहा हो। ये बच्चे और इनके पिताजी एक साथ यानी एक तरह से थके हुए हैं। ये इनकी जो बातें हैं ना, वो चूड़ी की एक तरह गोल है। गरीबी, अपैथी, अपैथी मतलब क्या? जब कोई किसी के दर्द को नहीं समझ रहा होता। गरीबी, अपैथी, लालच, अन्याय, जो इनकी बातें हैं वो यहीं से शुरू हैं, यहीं पे खत्म है। इनको सुनकर अनीस जो है वो देखती है दो तरह की दुनिया। एक दुनिया है जो गरीबी में घिरी हुई है, जहां आपके पैदा होने के साथ ही आप गरीबी का एक स्टिग्मा लेके पैदा होते हो, स्टिग्मा मतलब कलंक लेके पैदा होते हो। दूसरी तरफ वो साहूकार, वो बिचौलिए, वो पुलिस वाले, वो कानून, सो कॉल्ड कानून के रखवाले, अंधे कानून के रखवाले हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो पॉलिटिशियंस हैं, जो इन गरीबों के गरीब होने के जिम्मेदार हैं। और इस सबसे हुआ क्या है? इस सबसे क्या हुआ है कि ये जो बच्चा है ना मुकेश, जहां से कहानी शुरू हुई थी, मुकेश, इसके ऊपर वो बोझ डाल दिया है जिससे ये शायद कभी उठा नहीं पाएगा, और जब तक वो उभरेगा तब तक शायद वो अपने पिता की तरह स्वीकार कर चुका होगा अपनी गरीबी को, ठीक है। क्योंकि अगर वो कुछ और करता है, चूड़ी नहीं बनाता, अमीर बनता है, तो उसका मतलब होगा डेयर करना। डेयर करना तो इसे सिखाया ही नहीं गया, डेयरिंग उसे सिखाई नहीं गई। लेकिन मुकेश से बात करते हुए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें डेयरिंग तो है, ये लड़का कुछ करेगा। आपने देखा होगा ना, हर घर में गरीबी को दूर करने वाला एक लड़का पैदा होता है जो उस घर की गरीबी को दूर कर देता है। आप लोग मुझे सुन रहे हो सकता है आप मिडिल क्लास हो, आप लोअर मिडिल क्लास हो, आप में से किसी के पापा शायद 10,000 मुश्किल से कमाते होंगे महीने के, किसी के 15 कमाते होंगे, किसी के 20-25 कमाते होंगे, किसी के 50 कमाते होंगे, किसी के शायद लाख महीना कमाते हो, 2-4-5 लाख वाले भी शायद सुन रहे हो। अच्छा, 2-4-5 लाख से याद आया भाई साहब, आप में से जो लोग भी हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं,
और बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तसल्ली से पूरा इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, ये तो सिर्फ चैप्टर है, पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ ग्रामर, राइटिंग पोर्शन, सब कुछ फ्री में, हिंदी भी, तो आप इंग्लिश की पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हो, हिंदी साथ में फ्री है, तसल्ली से पढ़ेंगे, नंबर में अपना दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो उसका भी डिटेल मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, बात पे वापस आए कि भाई आपका जो भी बजट है, तो आप में से भी कोई होगा जो उस बैरियर को तोड़ेगा, जो अगर पापा हजारों कमाते हैं तो आप लाखों पे लेके जाओगे, पापा लाखों कमाते हैं तो आप करोड़ों पे लेके जाओगे। वैसे मुकेश के अंदर एक डेयरिंग है जो इस गरीबी को तोड़ेगा। वो कहता है मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, गाड़ियां रिपेयर करूंगा, गैरेज जाऊंगा। मैंने बताया था ना, गैराज नहीं बोलते इसको, गैरेज बोलते हैं। गैरेज दूर है तो वो कहता है मैं पैदल चलूंगा। ठीक है, तो अनीस ने मजाक में पूछ लिया, भाई साहब अमीर लोग मजाक करने की आदत होती है, अच्छा तुम प्लेन के बारे में भी सोचते हो? वो खामोश हो जाता है, जमीन पे देख रहा होता है, ठीक है, थोड़ा सा बड़बड़ा भी रहा होता है, लेकिन उसके मन में कोई रिग्रेट नहीं है अब तक, सिर्फ बड़बड़ा रहा है, एम्बैरेसमेंट है, शर्मिंदगी है, प्लेन के बारे में क्यों नहीं सोचा मैंने, पर पछतावा नहीं है। वो कार के बारे में सोच के खुश है क्योंकि उसने कार देखी है, प्लेन थोड़ा ना देखे, प्लेन बहुत कम निकलते हैं फिरोजाबाद के आसमान से। तो आई होप ये चैप्टर आपके सिर के ऊपर से नहीं निकला, दिमाग में सेफली लैंड किया है। भाई साहब अगर अब तक बने हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, एक लाइक कर दो, दोस्तों के साथ कर दो आप शेयर। ज्वाइन करना है अगर लाइव बैच, अफोर्डेबल फी में, आपको मजा आ जाएगा, डेमो आप फ्री में ले सकते हो, हिंदी फ्री में पढ़ सकते हो, नोट्स परचेज करने हैं, पीडीएफ ये दिखा दूं मैं आपको लगे याद, ये देख सकते हो आप, आंसर, आंसर के बाद एक्सट्रैक्ट, सारा एक एक जो मैंने आपको पढ़ाया ना, सबका एक्सट्रैक्ट, सबके क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर, इससे दिखा देता हूं, क्वेश्चन के आंसर ये देख सकते हो आप, क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन के आंसर के बाद एमसीक्यू, ठीक है, कहाँ है एमसीक्यू, एमसीक्यू 40 करीबन और उसके भी आंसर। अगर ये आपको परचेज करना है ये नंबर पे कांटेक्ट कर लो, बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।